हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड August 7, 2024। आज आर्टिकल जो हैं थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है टू अमेंड दी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का। पहले अमेंडमेंट डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं कि देखो, इसमें एक फंड है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और दूसरा जो फंड है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कई बार। तो जो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड है ये 75% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है किसमें, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में। और बाकी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड जो है ये अपना सिर्फ 10% ही यूज़ कर सकता है फॉर लोकलाइज डिजास्टर्स, जो उस स्टेट में जो वहाँ की गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि लोकल डिजास्टर है। बाकी जो पैसे हैं वो यूज़ हो सकते हैं ओनली फॉर नोटिफाइड डिजास्टर्स। अब नोटिफाइड डिजास्टर्स मैंने क्या बताया था कि ऐसे डिजास्टर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो रिकॉग्नाइज कर लेती है। ये 13 तरीके के हैं, जैसे कि हो गया कोल्ड वेव, हो गया हीट वेव नहीं है अभी नोटिफाइड डिजास्टर। तो बस नोटिफाइड डिजास्टर का फ़ायदा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट एसडीआरएफ से ज़्यादा पैसा यूज़ कर सकती है। ठीक है, अगर स्टेट की कैपेबिलिटी नहीं होती तो फिर एनडीआरएफ हेल्प करता है काफ़ी। ये हो गया। उसके बाद अब नेशनल एक इसके अंदर बॉडी है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और इसके हेड कौन होते हैं? हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ये याद रखने वाली बात है। आप देखते हैं प्रपोज चेंजेस के बारे में बात करते हैं। एक इंस्टीट्यूट भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, वो इतना काम करेंगे। और ये एनडीए में बॉडी जो है ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। तो इसका बेसिकली सारा ऑपरेशनल काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही देखती है। तो अब अमेंडमेंट्स जो हो रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। वैसे न्यूज़ इन डेवलपमेंट तो मैं डिस्कस नहीं करता हूँ यूजुअली, बट इसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो लाइकली है कि वो लास्ट जो एक्ट बनेगा उसमें भी रहेंगे, क्योंकि इतना कोई कंट्रोवर्शियल कोई चेंज नहीं है। अब देखो, याद रखने की बात क्या है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक पॉलिसी भी है हमारे पास 2009 की। अब देखो, ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्यों है? कभी कोई क्वेश्चन आ जाएगा कि हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉलिसी ही नहीं है। तो हमें याद रखना है कि पॉलिसी तो है, एक मैनेजमेंट प्लान भी है। ईयर याद रहे ना रहे, ये याद रहना चाहिए कि पॉलिसी और प्लान दोनों हैं हमारे पास। अब चेंजेस क्या हैं? बेसिकली इन्होंने बोला है कि जैसे कि अगर कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बिग सिटी है, जिसके पास जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, उनमें भी हम एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सेट करेंगे। अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बट इन्होंने बोला है अर्बन एरियाज़ के लिए हम अलग देखेंगे। बाकी इन्होंने बोला है कि अभी जो स्टेट्स वगैरह थे उनके लिए एसडीआरएफ जो सेटअप करना था वो मैंडेटरी नहीं था। तो ये बिल क्या करेगा? इसको मैंडेटरी कर देगा सेटअप करना। एक होती है नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। अब देखो, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये बेसिकली एक कमेटी ही है जो कि जिसके हेड कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी। अब ये याद रखना है, ये सिविल जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं सिविल सर्विसेज बोर्ड के हेड होते हैं, हाईएस्ट आईएएस ऑफिसर हैं समझ लो। तो ये जो क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है ये बस एक कमेटी ही है, इसका कोई मतलब नहीं है कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है या कुछ है। बस ये रिव्यू करती है, कोई ऐसा डिजास्टर आ गया मान लो जो बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पे अफेक्ट कर रहा है, तो सिचुएशंस को रिव्यू करने के काम आती है। तो ये कुछ ज़्यादा उसमें काम का नहीं है। इन्होंने बोला वही बात है कि डिजास्टर का डेटाबेस बनाएंगे, एनडीएमए का रोल बढ़ा देंगे, कंपनसेशन जो है इसको एक मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। बाकी एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट दी हुई थी कि देखो, जो डिज़ास्टर्स थे मैंने पहले ही बताया कि ये मैन मेड डिज़ास्टर प्लस नेचुरल डिज़ास्टर दोनों को कवर करता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट। लेकिन अब बोल दिया गया है कि मैन मेड डिज़ास्टर्स में हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। बिल ने बोल दिया, एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है कि अब इसमें हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे राइट्स की वजह से जो हो गया वो उन सब चीज़ों को हम नहीं इंक्लूड करेंगे डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिज़ास्टर में। और एक देखो, चेयरमैन तो मैंने बता दिया था कि प्राइम मिनिस्टर है, तो एक वाइस चेयरमैन की पोस्ट थी जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी होल्ड करना चाहिए, बट कई सालों से वो खाली रह रही है। तो इन्होंने बोल दिया है कि हम क्या करेंगे, जो इसके मेंबर्स होते हैं ना एनडीएमए के, उनको एज ए चेयरमैन अपॉइंट करने की पावर मिल जाएगी। किसको? जो चेयरमैन है इनको, या फिर अगर कोई वाइस चेयरमैन है उनको ये पावर मिल जाएगी कि तुम टेम्परेली डिजिग्नेट कर सकते हैं इनको एज वाइस चेयरमैन। ठीक है, बाकी कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। तो कैरी ट्रेड क्या होता है? तो पहले ये एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो, बैंक्स होते हैं और एक होता है एनबीएफसीज। तो एनबीएफसीज क्या करते हैं, ये ज़्यादा लोगों को लोन दे पाते हैं क्योंकि ये इतना स्ट्रिंजेंट कंडीशंस नहीं रखते हैं। तो क्या करते हैं, बैंक से बोरो किया मान लो 10% पे और कंज्यूमर को दे देते हैं 20% पे, तो 10% इनका मार्जिन हो जाता है। तो सिमिलर केस अगर हम करेंसीज के साथ करें
कि हम ऐसी करेंसीज में बोरो करें जिनका इंटरेस्ट रेट लो है, जैसे कि एग्जांपल हो गया जापान की करेंसी, इसमें नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा था और 17 साल से ऑलमोस्ट। अब इस और इन्वेस्ट इसमें करें हाई इंटरेस्ट, जैसे इंडिया में क्या है 6.5% अर्न कर रहा था, तो इंडियन करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया। अभी क्या हुआ है कि जापान की जो सेंट्रल बैंक है उसने क्या किया कि पहले तो उसका इंटरेस्ट रेट वो नेगेटिव रख रही थी इतने सालों से, अब उसने क्या कर दिया कि 0.25% बढ़ा दिया। अब इससे क्या हुआ कि जो लोग भी ये गेम कर रहे थे लो इंटरेस्ट वाला, अब उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो गई। तो अब उन लोगों ने अपने जो एसेट्स जो कि वो होल्ड कर रखे थे हाई इंटरेस्ट करेंसीज में, वो सेल करना शुरू कर दिया, फियरिंग की जो सेंट्रल बैंक है जापान का वो अभी और इंक्रीज कर देगा अपने इंटरेस्ट रेट। और वैसे भी क्या कहते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया है तो उनको ये भी फियर है कि जापान का जो येन है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा, उसका एक्सचेंज रेट वो स्ट्रेंथन हो जाएगा इन रेस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज। ठीक, एक्सचेंज रेट तो पता ही होगा कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। बेसिकली जैसे मान लो कि अगर 80 रुपीज़ है, 80 रुपीज़ कितने डॉलर के बराबर है, तो किसी भी दो करेंसीज का इक्विवेलेंट पॉइंट क्या है, उसे मान लो कि एक्सचेंज रेट कहते हैं, कि जिनमें दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है। बाकी इसमें काम का क्या है, अब देखो, अब क्योंकि देखो जापान की बात हुई है तो एक चीज़ समझ लेते हैं कि जापान में एक परसिस्टेंट प्रॉब्लम है, वो है सेक्युलर स्टैग्नेशन। अब सेक्युलर का मतलब यहाँ पे वो पॉलिटी वाला सेक्युलर नहीं है, इसका मतलब है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म स्टैग्नेशन चल रहा है। स्टैग्नेशन का मतलब कि यहाँ लो ग्रोथ चल रही है, लो ग्रोथ। दो ये जापान जो है ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिर भी अब जापान में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्यों रखता है वहाँ का सेंट्रल बैंक। पहले तो इंटरेस्ट रेट जो होता है ये मॉनेटरी पॉलिसी होती है, ठीक है, आप पढ़ोगे इकोनॉमी में। तो इनका सेंट्रल बैंक जो है वो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखता था ताकि लोग पैसे अपने बैंक में ना रखें, ठीक है। यहाँ लैंडिंग का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत कम मतलब कमज़ोर है। एक तो बहुत ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इवन जो इंटरनेट बबल था 1990s में वो बर्स्ट हुआ, तो इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था जापान की इकोनॉमी पे, इसीलिए इंटरेस्ट रेट नेगेटिव रख रहा था। मान के चलो कि 1990s से शिप शायद एक बार बीच में इन्होंने पॉजिटिव किया था, उसके बाद अब पॉजिटिव किया है इंटरेस्ट रेट, वरना इनका इंटरेस्ट रेट नेगेटिव ही रहता है। और ऑल्सो क्या हुआ है कि ये जो चेंजेस हुए हैं इसकी वजह से स्टॉक मार्केट बहुत जगह क्रैश हो गए। और जापान का स्टॉक मार्केट का नाम क्या है, इनका जो स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है, निक्केई। नेक्स्ट चलते हैं। इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस एक सर्विस है, तो इस पर क्या लगता था, सर्विस टैक्स लगता था। लेकिन 2017 में आ गया जीएसटी, तो इस पर जीएसटी लगने लगा। अभी इसी जीएसटी को हाइक कर दिया गया है, 18% कर दिया गया है प्रीमियम पे। जिसकी प्रीमियम का मतलब क्या हुआ, प्रीमियम का मतलब होता है जैसे कि पॉलिसी आपने इंश्योरेंस खरीदी, तो आपने जो पॉलिसी खरीदी है उस पर आपको पेमेंट करनी पड़ती है हर महीने, तो आप प्रीमियम पे करते हो फॉर गेटिंग कवरेज अंडर द पॉलिसी। उस पर जो परसेंटेज है जीएसटी का उसको हाइक कर दिया गया है, इसलिए नेगेटिव न्यूज़ में है। अब इंश्योरेंस से दो रिलेटेड टर्म है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और दूसरा होता है इंश्योरेंस डेंसिटी। डेंसिटी जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, तो जिस चीज़ में डेंसिटी आ जाए समझ लो कि यहाँ पॉपुलेशन की बात हो रही है। तो ये रेशियो होता है इंश्योरेंस प्रीमियम का अपॉन टोटल पॉपुलेशन। और जो पेनिट्रेशन है वो कैसे देखते हैं कि इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है और अपॉन जीडीपी, ठीक है, तो ये याद रखना है। बाकी जीएसटी काउंसिल, जीएसटी का रेट कौन तय करता है, ये करती है जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है, ये होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। और जो जीएसटी काउंसिल है ये स्टेटरी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बाकी काम का क्या है, इस आर्टिकल में कुछ काम का नहीं है। पर बेसिकली पंजाब में ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में जान ही रहो कि इरीगेशन के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, तो यहाँ पे कैनाल वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो हमारे लिए काम का बस इतना है कि एक मालवा कैनाल है, ये याद रखना है, ये बन रहा है कहाँ पे, पंजाब में बन रहा है। और बाकी याद रखना है तो सरहिंद फीडर याद रख लो, भाखड़ा मेन लाइन याद रख लो, बट ये सब टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, ये में प्रीलिम्स वगैरह में नहीं आते। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।